हमारा सामना एक ऐसे गीदड़ सिफ्त बुज़दिल दुश्मन से है जो जंग के किसी असूल को नहीं मानता। ये एक गैर अलानिया जंग है। ये जंग जो पाकिस्तान के हर शहर, हर सड़क पर लड़ी जा रही है। इसका वाहिद मकसद हमारे हौसलों को शिकस्त देना है। 11 फरवरी को शहीद आज़म मकबूल बट की बरसी पर कश्मीर में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और आज 13 फरवरी को लाहौर, कोयटा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला कर दिया गया। दुश्मन चाहता है कि 7 मार्च को लाहौर में मुनक्कद होने वाला PSL का मुमकिना फाइनल मैच मुलतवी कर दिया जाए। दुश्मन चाहता है हम डर जाएं, हमारी मुस्कुराहटें और खुशियां हमसे छीन लें। 13 नवंबर 2015 पेरिस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे। ठीक इसी वक्त पेरिस स्टेडियम में जर्मनी और फ्रांस की टीमों के दरमियान सॉकर मैच खेला जा रहा था। बावजूद इसके कि यह स्टेडियम भी हमलावरों के निशाने पर था, खेल जारी रखा गया। शायकीन दाद देते रहे। ये सब लोग जानते थे कि दहशतगर्दों का वाहिद मकसद खेल को बंद करना है। इन खिलाड़ियों और शायकीन ने मिलकर दहशतगर्दों के मकसद को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान गुज़श्ता 15 साल से हालत जंग में है। 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस जंग में जाँ बहक हो चुके हैं। कमीना दुश्मन बगल में छुरी रखकर मुंह में राम राम की माला जप रहा है। हमसे हमारा हौसला छीनना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें ज़ख्म लगे हैं, हमारे घरों में मातम है, सब कबूल, लेकिन हम दुश्मन के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम खेल के मैदान को भी आबाद रखेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई है, लेकिन हम हालत जंग में भी मुस्कुराना जानते हैं। हमें तलवारों के साए में रक्स करने का हुनर आता है। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी। नज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक सानिहा आज लाहौर में पेश आया, बल्कि यूं कहा जाए कि आज पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ जगहों पर हमला किया गया है तो गलत नहीं होगा। लाहौर, क्वेटा और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। इस पर बातचीत करेंगे जनाब औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, क्या वाकया है, क्या भारत इन सब चीज़ों के पीछे है? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो पहले मैं मुबीन हमारे बहुत प्यारे दोस्तों में से था और कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाला। उनके कोयटा में एक मशहूर दुकान है, गोशा अदब जी, ये बड़ी मशहूर दुकानों में से है। ये वो जगह है कि जहाँ पर अकबर बुकटी और गौस बख्श पसंजो और अताउल्लाह मैंगल वगैरह जाके वहाँ खड़े होकर के वहाँ से अपने वक्त का न्यूज़ वीक या टाइम ये जो ख़रीद के फिर पैदल चिनार रोड पर चलते हुए अपने घरों को जाया करते थे। अकबर बुकटी साहब का तो घर ही चिनार रोड के ऊपर था। राइट, ये सेंटर थी उस जगह की। कोयटा की चंद एक दुकानें थीं जो कि सेंटर थीं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो थे वो आके बैठा करते थे। जिनमें से कोयटा बुक स्टॉल था, एक गोशा अदब थी, एक बोलान मेडिकल हॉल था और एक आगे करीम फोटोग्राफर वगैरह की दुकान थी। इस तरह ये कुछ ही दुकानें जो कि सिम्बॉलिक दुकानें, जो उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था ये लड़का जो था। और हमसे तो काफ़ी जूनियर था, लेकिन कमाल की बात है कि फाइन ऑफिसर। अब अंदाज़ा करें कि इसकी पोस्टिंग जो है वो वहाँ हो गई थी बलूचिस्तान में, और बड़े परेशान थे घर वाले, हालात वहाँ ठीक नहीं हैं और ये नहीं है, वहाँ खुदा न खास्ता कुछ वाक़या ना हो जाए। लेकिन देखें, वाक़या जहाँ होना था वो लाहौर में हो गया। फाइन ऑफिसर, बेटियाँ 3, एक अभी बहुत यंग उसका जो बेटा है वो अभी रिसेंटली 2-2.5 महीने का है। तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल और बड़े क्लोज लोगों में से थे मेरे। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर हमें अभी तक दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करना नहीं आई, और यही वजह है कि हम अभी तक खुल के, ये गुज़श्ता 2-2.5 साल से हमने इंडिया के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू की जी। उससे पहले हम हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता था, अभी भी हमारे आप अखबार उठा लें, चीज़ें उठा लें, आज भी इस पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जो इस बात पे ब्लेम करते हैं हमें कि हम इंडिया में कुछ करते हैं तो इंडिया रिटेलिएशन करता है।
यानी ऐसे लोग मौजूद, जी जी बिल्कुल मौजूद है। मैं उन अखबारों के, उन रसालों के, उन वेबसाइट्स के उनके नाम ले सकता हूं। राइट। जब भी ये बकवास कर रहे होंगे कि हमने ये खेल खेला है, ठीक, उनको अंदाजा नहीं है कि पूरे के पूरे कश्मीर में क्या बीत रही है, क्या सूरत हाल हो। उनको अंदाजा, आप देखें, आप अंदाजा करें कि कुलभूषण के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुल के नहीं बोला उनके अगेंस्ट। हाफिज सईद के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं जी, लेकिन कुलभूषण के ऊपर उनके मुंह यूं बंद हैं जैसे हिंदुस्तान ने उनके मुंह में पता नहीं कितना सोना और कितनी चांदी डाल दी हुई है। मैं उस दिन हैरान, मतलब अभी मैं नाम लेने को तैयार हूं जी जी। उस वेबसाइट का, और उसको चलाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत बड़े एंकर हैं, और हाफिज सईद के बारे में उनको बकायदा जिम्मेदार कि और कितना हमें तुम जलील करवाओगे जी, इस तरह के उसमें छपे हैं। मैं हम सबका नाम लेने को तैयार हूं, ठीक, लेकिन उसके मुकाबले में आप अंदाजा करें कि उस पूरे के पूरे उरसाले के अंदर कुलभूषण का नाम नहीं आएगा कि ये पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया और क्या कुछ कर रहा था। एक और चीज, दूसरी चीज ये है कि दो जगह से इंडिया हम पे अटैक कर रहा है जी। एक, इंडिया हम पे अटैक कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान जी, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के और अमेरिका के हाथ में इस किस्म की एक, जैसे कहते हैं, वो कठपुतली बनी हुई है। राइट। जो वो कहता है इंडिया, वही वो उसकी जुबान। अब तो अलाई है ना सर, अब तो अलाई है। अच्छा, ये अलाई क्यों बने? इसलिए बने कि बुनियादी तौर पर हमने वहां पर एक तवील अरसे जो पॉलिसी रखी थी अफगान अवाम के साथ, हमने उसको बदला। अब बदला क्यों? जी, इसलिए नहीं बदला कि वहां हमको हक और बातिल की जंग लड़ने जा रहे थे, इसलिए बदला कि एक 7 समुंदर पार से एक मुल्क अफगानिस्तान पर हमलावर होना चाहता था जी, और वहां पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश थी गुज़श्ता 7 साल से। राइट। मैं लेजिटिमेट इसलिए कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की आशीर्वाद से बनी हुई गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं हो सकती, तालिबान की गवर्नमेंट लेजिटिमेट थी, सही, लेकिन हमने बदला। अब इंडिया ने वहां पर अपना शुमाली इत्तेहाद के थ्रू ताल्लुक बनाया है। टीटीपी जो थी पाकिस्तान के अंदर, उस टीटीपी में 45 के करीब ग्रोथ है जी। उस ग्रोह के अंदर उन्होंने शुमाली इत्तेहाद के थ्रू बाकी जगह पे पैसा डाला, और पैसा डाल के आप अंदाजा करें कि वो सारे के सारे ग्रोह जो हैं, जो जहां से भाग के मौलवी फजलुल्लाह वगैरह गए हैं, वो सारे के सारे अफगान गवर्नमेंट की पैटर्नेज में वहां काम कर रहे हैं। राइट, राइट। उनको, अच्छा सर, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, मुझे ये बताइएगा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए, उसके ऊपर तो मैं इसको आज ऐसा सान्या है जी, इसके ऊपर मैं जरा सा, क्योंकि पुलिस वाले खुद बेचारे इसमें शहीद हुए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन तवील अरसे से हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी प्लान है ये दो चीजों के साथ रिलेटेड होते हैं, और ये सब कहीं नंबर एक, जी, ये एक होता है पर्सन ओरिएंटेड, ठीक है, और दूसरा होता है बिल्डिंग ओरिएंटेड। जी जी। मसलन हमने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने सदर का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने गवर्नर का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ठीक, और हमने असेंबली की बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने रेडियो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने टीवी की बिल्डिंग, की पॉइंट्स जिसको वो कहते हैं। जी जी। दुनिया में कहीं भी ये काम नहीं होता। दुनिया में प्लान सिटी का सिक्योरिटी का होता है। जी, आप देख लें कि आप लाहौर शहर में आप घूमते हैं, आपको रावी से गुजरते हुए उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आपको कैंट में दाखिल होते हुए कैंट में दाखिल होते हुए इवन क्यों होती है? होती है। उसके बाद कि कैंट इज ए सेक्रेड प्लेस फॉर यू, ठीक है। आप यही जो माल रोड है जिसमें चेयरिंग क्रॉस, ये जो बेसिकली ये जो चेयरिंग क्रॉस का इलाका है, ये रेड जोन ऑफ द रेड है, रेड ऑफ द रेड जोन। जी जी। 2-3 रेड ऑफ जोन है, एक आपका GR1 है, अब तो मैं उसको छोड़ गया जी। एग्जैक्टली वज़ीर आज़म के घर के सामने, वज़ीर आला घर के सामने मैं रहता था जी जी, उसका 7 क्लब था, मेरा 20 क्लब था, और मुझे पता है कि वहां क्या सूरत हाल थी, ठीक। दूसरा आपका 90 शारा, जहां एक तरफ वज़ीर आला बैठते हैं, दूसरी तरफ असेंबली हॉल है, वापडा हाउस है, और ये सारा इलाका। अब इस पूरे इलाके के अंदर आपने असेंबली हॉल को सिक्योर कर लिया, ठीक है, आपने वज़ीर आला हाउस की भी दीवारें ऊंची कर दी, लेकिन दरमियान में जो सड़क जिस पे कॉमन मैन गुजरता है, जहां पे आके आपकी नर्सें कभी लेट जाती हैं, कभी LHV उस पे कोई आपको सब हमला करने वालों को ये कॉमन मैन नॉर्मल डेज में क्यों नजर नहीं आता, जब PSL के फाइनल के मुमकिना यहां एक्सपेक्ट होने की बात की गई, नवीद सुनाई गई, उसके बाद ये वाकया होता है, उसको क्या समझे? जिस वक्त आपका ये सूरत हाल थी तो जो एक्स्ट्रा कॉशस तो थे, लेकिन पाकिस्तान में मतलब ये एक्स्ट्रा कॉशस का मतलब पता है क्या होता है जी? आप बैरिकेड लगा दो जी। हाँ बिल्कुल। क्या लंदन में बैरिकेड लगे? लंदन में बैरिकेड लगे इस तरह?
अब ये इतना बड़ा वाकया हुआ था पेरिस का, जिसमें उनसे बताया फुटबॉल, मैं उसके कुछ अरसे के बाद पेरिस गया हूं जी। बेल्जियम, जहां से वो सारे वो जो लोग आए थे, वो जो इलाका जो था मौलन रूज का इलाका जो था, वो कोई बैरिकेड नहीं थे। लेकिन सर सिक्योरिटी जो होती है, पाकिस्तान में तो खिलाड़ियों पर अटैक हुआ ना श्रीलंका पे 2009 में। देखिए पहली बात तो ये है कि कहीं भी उनका भी टारगेट खिलाड़ी थे ना, ऑडियंस थी नहीं, और बल्कि ऑडियंस ज्यादा ऑडियंस ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव, और साथ वो खड़े थे जी। ठीक। पहली बात है कि कहीं पे भी अटैक हो सकता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता जी। कहीं पर भी किसी पे भी अटैक हो सकता। उन्होंने जो ट्रक उसने चढ़ाया था, वो जो उसके क्रिसमस को PSL का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। देखें यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर 7-7 होता है जी लंदन में जी, और उसके बाद वो अपने खेल जारी रहते हैं, राइट। जर्मनी में बंदा मार जाता है, वहां खेल जारी रहते हैं। इंडिया में रोज कत्लो गारत होता है, तबाही होती है, कश्मीर के अंदर जानें लुटती हैं, सब कुछ होता है, बॉम्बे होता है, उसके बावजूद वहां जारी रहते हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है जारी रहते हैं, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है जारी रहते हैं, पाकिस्तान को आसमान से उतरा है, टर्की में सब कुछ हो रहा है जारी रहते हैं। ठीक। तो सर ये कन्विंस करना किसका काम है? देखिए पहली बात है कि पाकिस्तान को अपना केस, पाकिस्तान को सिर्फ अपना केस पेश करना चाहिए। ठीक ठीक। उसकी एक बेसिक वजह है जी। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने कभी अपने आप को रियलाइज नहीं कहा कि हम एक एटॉमिक पावर बहुत बड़ी चीज होती है असर्ट करने लग जाए तो जी। देखें, जिसके पास अमेज़न फॉरेस्ट थे ना ब्राजील जी, उसको इन सारों ने कहा तुम बहुत मकरूज हो गए हो, तो तुम हमें पैसे वापस करो वरना हम तुम्हें दिवालिया कह देंगे। राइट। उसने कहा था आई कट डाउन द अमेज़न फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी, मैं ये अमेज़न के जंगल काट दूंगा और लकड़ी बेच के तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो दुनिया के फेफड़े, दीज आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो ब्राजील ने पता क्या कहा था? ओके, पे द रेंट ऑफ द ऑक्सीजन विच यू आर गेटिंग, उस ऑक्सीजन का मुझे किराया दो जो तुम लंग्स ऑफ वर्ल्ड से ले रहे हो। आपके पास एटॉमिक पावर है जी, आप एक सेंसिटिव पॉइंट पे बैठे हुए हैं, आपका एक बदतरीन दुश्मन, अल्लाह किसी को इतना बुरा हमसाया ना दे जी। मुझे लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान ठीक नहीं करता, मैं फ्रांस में और यूरोप में 8 मुल्कों को, मैंने कहा खुदा के लिए आप इंडिया को उठा के इटली के साथ बिठा दें। और ये सब हमसाये दो हैं सर, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हमसाया आप भी तो हैं, तो आप क्यों चुप हैं इतना? आप कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे। वो तो हमारे यहाँ मसला है ना, हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि गैरत बेच कर हम इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर हमें प्रोग्राम करेंगे बड़ा कमाल का इसी मामले के अंदर, हमारे लोग ने कहां कैसे कैसे इंडिया के सामने थोड़े से मफादात के लिए, बिल्कुल ठीक है, अपने आप को बेचा। एग्जैक्टली। यहां वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इतने बड़े शहर में ये जो ट्रक्स आते हैं, मुज़ाहिया प्रोग्रामों में उनके आने या जाने के हवाले से इंडिकेट कर दिया जाता है कि खदशा हो सकता है, तो फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता क्यों नहीं चलता? सवालिया निशान है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले 3 मुख्तलिफ वाकयात की। कोयटा में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, और लाहौर में अफसोसनाक हादसा, धमाका सानिया हो गया। इस पर बातचीत कर रहे हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उसी टाइम पर फायरिंग हुई है जिस टाइम लाहौर में यह धमाका हुआ है। देखिए, एक क्योस तो क्रिएट करना चाह रहा है हिंदुस्तान। अब तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इंडिया ने अपनी उस पूरी की पूरी जो साख है ना इस वक्त पूरी की पूरी बीजेपी, उसको बहाल रखने के लिए पाकिस्तान के साथ अव्वल तो ये करेगा। मुझे तो डर इस बात का, मैंने आज से 6-7 महीने पहले भी कहा था कि किसी ना किसी वक्त इंडिया जो है वो बॉर्डर पे गर्मजोशी दिखाएगा, बॉर्डर पे हमला करेगा। सर, ऐसे मोमेंट पे गर्मजोशी क्यों दिखाएगी जब एक तरफ धमाका हुआ है, दूसरी जानिब लाहौर क्वेटा में एक्सपेक्टेड था? उसकी बेसिक वजह है कि उसने आपको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है ना। असल मसला तो यही है। असल मसला यह है कि पाकिस्तान को वो कोई भी डिसइंटीग्रेट नहीं करना चाहता, डिस्टेबलाइज करना चाहता है। डिस्टेबलाइज पाकिस्तान जो है वो उनके हक में बेहतर होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिस्टेबलाइज होगा तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा तो फिर उनके लिए थ्रेट नहीं बनेगा। देखिए, पाकिस्तान अगर इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल में जा रहा है, 2 चीज़ें पाकिस्तान में ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट बन सकता है। एक, पाकिस्तान की लीडरशिप ईमानदार हो जाए। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप ईमानदार नहीं है तो सीपैक
क्या सीपेक क्या आसमान से जन्नत की सड़क भी बन जाए ना तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। कैसे ईमानदार हो जाए, 62-63 लग गई तो सिराजुल हक साहब के अलावा बाकी कोई बचेगा ही नहीं। 62-63 तो यहाँ पाकिस्तान के हर बंदे पे लगती है ना जी। मसला पता है क्या है, 62-63 अगर इंग्लैंड में लगे ना, अगर इंग्लैंड में 62-63 लगती है जी जी, इंग्लैंड के अंदर जो बंदा है ना ईमानतदार और सच्चा, ये दो क्वालिटीज ना हो तो असेंबली का रुकन उठा के बाहर फेंकते हैं। फ्रांस में 62-63 लगती है, राइट, बेल्जियम में 62-63 लगती है, नॉर्वे में लगती है, स्वीडन में लगती है, इंग्लैंड में लगती है, अमेरिका में लगती है, ऑस्ट्रेलिया में लगती है। ये सारे के सारे लोग जो कि इन सारे जमहूरियतों का एहतराम करते हैं और उनकी बात करते तकते नहीं और उनके वजीफे पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान ने 62-63 कहते हैं ये तो जमहूरियत को थ्रेट है। यानी वहां अगर चोर बर्दाश्त नहीं है जी, और चोर को निकालने से जमहूरियत नहीं जाती, तो यहां भी चोर को निकालने से जमहूरियत नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां चोर की सपोर्ट की जाती है। और पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर झूठे और चोर को उसकी पार्टी के लोग दिफा करते हैं, राइट, दुनिया में कहीं नहीं करते। बिल्कुल ठीक। कभी ऐसा हुआ कि एक वजीर आजम के ऊपर, अभी बरतानिया के वजीर आजम पर इल्जाम लगा था ना इसी पानामा लीक्स पे, कोई एक पार्टी का लीडर आके उसने बयान उसके हक में दिया? नेवर। किसी एक तर्जमान ने बयान उसके हक में दिया? नहीं। हालत यहां यह है कि एक फैमिली के ऊपर, यानी प्योरली कारोबारी इशू था जी, ये 3 शुगर मिल्स का, प्योरली कारोबारी। हर नून लीग का बंदा आगे बोला है यार खुदा का खौफ करो तुम लोग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये सब तो ये बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने की जब बात की जाती है, जब भी इस तरह का वाकया होता है कहा जाता है कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है। क्या बैरूनी हाथ अंदरूनी हाथ की शमूलियत के बगैर अपना काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदरूनी तौर पे उन्होंने अपने बंदे डाले होते हैं। होता यह है कि देखें जी, इंडिया के 3-4 रास्ते हैं पाकिस्तान के अंदर आने के। जी, एक तो इंडिया ऑपरेट करता है दुबई के थ्रू, आप वहां पर हैं, आपको पैसा दिया गया, बाकी चीजें दी गई, उसके थ्रू ऑपरेट किया। जी। दूसरा ऑपरेट करता है कल्चरल बॉडीज के थ्रू, राइट। यहां से वफद गया, वहां पहुंचा, तलकात बने, आप देख लें, आप यहां से उठा के आज आप किसी सेफमा में से किसी बंदे को आके बिठाएं यहां पर, वो फट 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 इंडिया का में बोलेगा। जी बिल्कुल ठीक। मतलब मैं जितनी दफा कभी इन लोगों के सामने, इवन आसमा जहांगीर है, इवन उसकी बहन नीला जिलानी है, इवन मुमताज आलम है, किसी टीवी प्रोग्राम में अगर मैंने ये बात की है कि इंडिया में ये हो रहा है अकलीतों के साथ, तो अगला फिक्रा उनका ये होता है आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ भाई तुम पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, फिक्रा आप मेरे तमाम रिकॉर्डिंग निकाल लें इन लोगों के साथ, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मेरा पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है। एक दूसरा इनके रास्ते आते हैं जी, और एक हमदर्दी पैदा करने को, मैं नहीं कहता कि ये गद्दारी, एक हमदर्दी पैदा होती है। चलो मान लिया आप बड़े इंटेलेक्चुअल हो, वो हमदर्दी क्या होती है कि पूरे पाकिस्तान में एक फिजा बनाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि हम शरारती हैं इसलिए इंडिया को यह हक हासिल है कि यहां हमारे मामलात को तबाह बर्बाद करे। ठीक, यानी हमारी एजेंसी जो है अगर कुछ करती हैं तो उनको हक हासिल है कि हमारे बंदों को अपना चेयरिंग क्रॉस में मार दे, उनको हक हासिल है कि वो जनाब उसमें इकबाल टाउन में धमाका करवा दे, उसको हक हासिल है। और ये सब यानी जब हमें पता है कि रॉ ये करा रही है, जब हमें पता है कि कुलभूषण रॉ का ऑफिसर था, जब हमें पता है कि मामलात हमारे रॉ के जरिए बिगड़ते हैं, तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए कोई एक पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो दिखाएं कश्मीर के लेवल की। पाकिस्तान की फौज 5 लाख है जी, और कश्मीर तो और भी ज्यादा होगी, और कश्मीर में 5.5 है भाई जी, और कश्मीर में अकेले कश्मीर में इंडिया की डिप्लॉयमेंट 7 लाख है। जी हाँ बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। बोलता कोई नहीं कि वो क्या कर रही है वहां पर। कल जिस तरह की सूरत वहां पेश आई है आप सोच नहीं सकते, यदि पत्थर ले लेके मारा उन्होंने और मुकाबले में गोलियां उन्होंने खाई हैं कश्मीरियों ने जी। ये पैलेट्स की सूरत है, जिस तरह वो उन्होंने रिएक्ट किया, आंखें उनकी अंधी हुई हैं, उसके बावजूद कहा यह जाता है कि नहीं ये तो हम वहां पर मूवमेंट चला रहे हैं। आप आजाद कश्मीर में आप चले जाएं, आजाद कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें, आजाद कश्मीर में आपको एक फ्री पैसेज मिलेगा जी। दुनिया का हर बंदा आजाद कश्मीर जाता है, दुनिया का हर सहाफी आजाद कश्मीर जाता है, दुनिया का हर फिल्म मेकर आजाद कश्मीर जाता है। आप मुझे इंडिया में इंडिया का फिल्म मेकर कश्मीर ले जाके दिखाएं,
मुमकिन ही नहीं है। इंडिया का साफी भी लेके जाए, मुमकिन ही पाकिस्तानियों को जहां वहां अलाउ नहीं है, सिवाय वो लोग जाते हैं कि जो उनके खास गुमाश्ते होते हैं। आप अंदाजा करें कि मैं LK अडवाणी ने मुझे बुलाया था क्योंकि मैं DG आर्कियोलॉजी था, कश्मीर मुझे नहीं जाने दिया गया था, हालांकि कश्मीर में एक दो मंदिर ऐसे थे जो मुझे देखने थे, इस वजह से कि जहां उनके मंदिरों पे काम करना था उस हिसाब से। Right. नहीं, मुझे अलाउ नहीं किया गया था। और ये सब वी आर इन क्राइसिस, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें पता है हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है। ये सब होने के बावजूद हमारी आर्टिस्ट बरादरी क्या करती है, हमारे यहाँ फिल्में तक बैन नहीं हो पाती, हम डिसीजन लेने में बहुत कमजोर हैं। तो ये फ्लॉ किसका है? आप हॉल रोड पे चले जाए ना जी, आपको इंडिया की हर फिल्म मिलेगी यहाँ पर। राइट, ठीक, आपको कोई पाकिस्तानी फिल्म वहां नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तानी टीवी अब बंद हुआ है। कितने साल आपने पाकिस्तानी टीवी जो है वो इंडियन टीवी जो पाकिस्तान में देखा यार? आप अंदाजा करो कि एक जमाने में ये बात है 2003-4 की। जी, मैं नीपा का डायरेक्टर था, मैं कराची वहां गया तो वो एक होटल है जो इसको आग लगी थी, एक कौन सा होटल है फेमस जो है, ताजमहल होटल, रीजेंट प्लाजा की बात, रीजेंट प्लाजा जी। तो उनके वो बवेजा साहब उनके मालिक होते थे, उनकी बहू और उन्होंने खाना वाना किया, दीपा के सारे लोग जी जी। तो उनकी बहू को सिर्फ एक कलक लगा था कि मेरा स्टार प्लस बंद हो गया मेरा स्टार प्लस बंद। ओ भाई, अल्लाह का नाम, आप किसी भी खातून को उठा लीजिए, किसी की अपना ऋतिक रोशन की फिल्म बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की शाहरुख खान की फिल्म बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में काम करने वाली मेड आकर कह रही है कि वो सर वो जो इंडिया का वो वाला चैनल है ना जिसपे वो आती थी, वो क्यों बंद हुआ? वजह ये है कल्चरल। आप अंदाजा करें जी कि पाकिस्तान में 1947 से फिल्म इंडस्ट्री बन रही है ना जी, पाकिस्तान में 4 मजार आपने दिखाए होंगे ज्यादा से ज्यादा। जी हाँ, ठीक है, हर फिल्म में मंदिर होता है। मस्जिद वहां भी नहीं दिखाते हमारे यहाँ, नमाज पढ़ते हुए यहां भी नहीं दिखाते वहां, लेकिन वहां निकलते हुए वो कहते हैं नहीं आओ बेटी पूजा करके जाओ। एकदम कैसे आता है पूजा पे बैठ जाओ, एकदम मसाइल आता है पूजा पे बैठ जाओ, एकदम बंदा जेल में जाओ पूजा में बैठ जाओ। अच्छा, आप अंदाजा करें, मस्जिद निकाल दी। आपने कभी रोजा दिखाया अपने ड्रामे में? वहां तो कड़वा चौथ दिखाते हैं। जी ठीक, देखो मसला सारा ये है कि आपने तो अपने निसाब से मस्जिद निकाल दी, आपने निसाब से कुरान निकाल दिया। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, इंटेलेक्चुअल, वो बेसिकली सेकुलर, मैंने कई दफा कहा है कि पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल नहीं, ये इस्लाम दुश्मन है जी। इनको हिंदू की पूजा पसंद आती है, इनको होली पसंद आती है, इनको राखी पसंद आती है, इनको दिवाली पसंद आती है, इनको अल्लाह के नाम की जो अजान है वो पसंद नहीं आती। बिल्कुल ठीक। ये वो लोग हैं कि जिस वक्त यहां पर एक प्रोग्राम होता था वहां फरमाने लाई आखिर में जी, तो इन लोगों ने कॉलम पे कॉलम लिखे, मौलवी घुस गया है, मौलवी घुस गया है, मौलवी घुस गया टीवी के अंदर। मेरे दोस्त थे वो, किसके मैं नाम लेने को तैयार हूं। 80s में जो लोग हम तो सब कॉलम लिखते नहीं थे। क्या पाकिस्तानी कौम के पास बायकॉट का ऑप्शन नहीं है? हुक्मरानों को छोड़ दें। मैं आपको बताऊं, आप जब तक अमेरिका है ना जी, अमेरिका ने जब तक कोल्ड वॉर लड़ी जी, उन्होंने कहा रूस तुम्हारा दुश्मन है, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने उसकी दुश्मनी निभाई ठीक जी। उन्होंने कहां तक जाके लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने वियतनाम में जाके लड़ाई लड़ी, उन्होंने निकरागुआ में जाके लड़ाई लड़ी, उन्होंने होंडुरास में जाके लड़ाई लड़ी, उन्होंने चीन में जाके लड़ाई लड़ी, उन्होंने फिलीपीन में उन्होंने इवन ये कि इंडोनेशिया के अंदर जाके लड़ाई लड़ी। ठीक जी, देश दुश्मन। जब वो रूस मर गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, उन्होंने कहा मुसलमान हमारा दुश्मन है, उन्होंने अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ी, उन्होंने जाके इराक में लड़ाई लड़ी, वो जाके उन्होंने लीबिया में जाके हमला किया जी। ठीक, आप हमला नहीं कर सकते, आप कह तो सकते हो ना कि हमारा दुश्मन। क्यूबा ने अमेरिका को दुश्मन कहा जी, 70 साल तक अमेरिका का मुकाबला किया, इतना सा मुल्क। नो डाउट। हालत यह है कि यहां जो आलू और टमाटर जो हैं वो खरीदने चले जाते हैं इंडिया चले जाते हैं। पाकिस्तान में आपको ना आलू मिलते हैं, ना टमाटर मिलते हैं, ना कुछ और चीज मिलती है। आज वाघा बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की ये सारे के सारे चैनल अगर कैमरा लेके जाए, आप उनको पता है जिस सरहद से पाकिस्तान में बम आता हो उस सरहद से आलू और टमाटर कैसे आ रहा है। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट पॉइंट। जिस सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ मुकायदा प्लांटेड लोग आते हो, बलोचिस्तान में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जिसने वहां पर नौकरी किया, मैंने 24 साल वहां नौकरी किया है, आप उसको बुला के बिठाएं, आपको बताएगा कि कौन लड़का किस वक्त किस तरह गया था
इंग्लैंड अपना सॉरी अफगानिस्तान गया था, जाबुल से कैसे इंडिया पहुंचता था, कहां जाकर ट्रेन लेता था, इंदौर में कौन सा कैंप था, फलां जगह कौन सा कैंप था, सबको पता है वहां पर। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कश्मीर की, हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। इस हिस्से में हम कश्मीर की भी बात करेंगे। और ये सब, ये कश्मीर में क्या हो रहा है? देखें, हम आज एक दो तीन चीज़ें यहाँ पर चलाना चाहते थे लेकिन हम नहीं चला रहे। एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर असल इंतफादा शुरू हुई है जी। इस इंतफादा ने बेसिकली हैरान कर दिया है जी, और पूरे कश्मीर को हैरान कर दिया, बल्कि हिंदुस्तान के आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। उसकी एक वजह यह है कि पहले एक ज़माने होता था, वो समझते थे कि मिलिटेंट तौर पे हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला किया जाए तो बेहतर हो सकता जी। है, और 1 लाख जानों को उन्होंने नजराना दिया। अब हर घर में जब एक शहीद की लाश पहुंची है, राइट, तो हर घर जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले पे खड़ा हो गया है। बिल्कुल ठीक। अब वो कहते ये हैं कि जो कुछ भी हो जाए, हम इस भारत के साथ नहीं रहना चाहते। एक ऐसा इंतफादा शुरू हुआ है जिस इंतफादा का सारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। क्यों? बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो समझते हैं कि भारत मैक्सिमम ये करेगा कि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के नाम पे एक ऐसी सूरत बनाएगा जिस तरह उन्होंने बोस्निया हर्ज़ेगोविना में किया था, जिसके ऊपर उनका कंट्रोल होगा। अमेरिका प्रॉक्सी के तौर पे बैठा होगा और सारे का सारा भारत जो है उससे फायदा उठाएगा, और अमेरिका भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी फायदा उठाएगी, और चाइना के साथ जो उनका मसला है। इसलिए वो समझ गए हैं कि हमारा रास्ता ही एक है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने आप को जोड़ दें, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग इतना नहीं समझ रहे जितना वो समझते हैं। आप अंदाजा करें कि अपने शहीदों को वो पाकिस्तान के झंडों में दफन कर रहे हैं। वो जब निकलते हैं तो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। आप खुद सोचे ना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके यहां पर मरी में पाकिस्तान का झंडा इंडिया का झंडा लहरा दिया जाए या आपके स्वात में इंडिया का झंडा लहरा दिया जाए, ऐसा कभी हुआ? लेकिन वहां तो बार मुख्तलिफ जगहों पर इसका मतलब है कि वहां इंतफादा कितनी पावरफुल है। और ये उस वक्त होता है कि जब पब्लिक इतनी आपके साथ हो, झंडा उसी वक्त लहराया जा सकता। अकेला आदमी झंडा लहरा सकता, वो कम्युनिटी जब साथ होती है झंडा। अच्छा, फिर अकेला आदमी उसके शहीद के उसके जनाजे के ऊपर भी उसकी जो कफन होती है उसके ऊपर भी झंडा नहीं लहरा सकता जब तक पब्लिक आपके साथ ना हो। बिल्कुल ठीक। झंडा लहराना एक ऐसा फेल है कि जो बुनियादी तौर पर आपकी कम्युनिटी सपोर्ट चाहती है जी, वरना तो पाकिस्तान में इंडिया के 4 जासूस आके झंडा लहरा रहे थे। इसका मतलब यह है कि ये ऐसी इंतफादा है जो इंडिया के लिए उसकी गले की हड्डी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं जनाब। पहले कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? वालेकुम अस्सलाम जी, मियां तारिक जावेद बात कर रहा हूं फैसलाबाद से। जी मियां साहब, क्या कहेंगे? जी सर, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जी। इंडिया को जो है वो दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। आज की स्टोरी थी अखबार में बम धमाकों के हवाले से जी। तो वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अलमिया यह है कि श्रीलंकन टीम पर हमला के बाद भी किसी भी हुक्मरान ने इस मसला को भारतीय सतह पर उजागर करने की सही मानों में कोशिश नहीं की कि हमारा मुल्क महफूज मुल्क है। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन करना चाह रहा था सर, थोड़ा सा टाइम काइंडली। ये अपना जो डॉन न्यूज की स्टोरी थी उस पर कि क्या हाफिज सईद साहब और जमात दावा पर पाबंदी लगाकर पाक फौज ने डॉन न्यूज की स्टोरी को गलत साबित कर दिया है? अगर गलत साबित कर दिया है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि डॉन न्यूज की इंक्वायरी में इनकी खलासी नहीं हो सकती, नताइज भुगतना होंगे? बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका मियां तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। पहला पॉइंट, पहली बात तो यह है कि ये इंटरनेशनल डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं हर जी, और आपको बताया है कि यह वही हरकत अगर कोई और करेगा ना तो वो दहशतगर्द है। एटलीस्ट यानी थाउजेंड्स ऐसे कल्ट हैं जी कि जो लोगों के जान का दुश्मन है। मतलब ओक्लाहोमा सिटी का जो कल्ट है वो क्रिश्चियन कल्ट। जी जी बिल्कुल। ये जो IRA के लोग थे ये क्रिश्चियन थे, लेकिन कभी उनको कोई क्रिश्चियन नहीं कहता, उनको मुस्लिम दहशतगर्द कहते हैं। हमें कहें तो मुस्लिम दहशत, उनको कहते हैं IRA लिबरेटर्स कहते हैं। अपने आप को किसी बंदे को रिलीजन के नाम पे बात नहीं करते। इजराइल को भी इजराइल कहते हैं, यहूदी नहीं कहते उनको मारने वाले, ठीक।
तो इसलिए ये इंटरनेशनल डबल स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान को और कुछ नहीं तो इंटरनेशनल डबल स्टैंडर्ड को बेनकाब करना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर, दूसरे सवाल का जवाब, डॉन लीक्स की स्टोरी। देखें, उस स्टोरी के ऊपर अभी हम बात करने चाहिए, अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। आफत सईद पे पाबंदी जो है पाक फौज ने लगाई, वो मामला दूसरा है, हुकूमत ने लगाई। हुकूमत ने लगाई, बिल्कुल ठीक है जी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी जी वालेकुम सलाम, अमजद बात कर रहा हूँ सर जी, कुवैत से। जी अमजद साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? सर बस मैं पूछना चाह रहा था औरिया साहब से कि आज जो लाहौर में वाकया हुआ है बड़ा अफसोसनाक वाकया था जी, लेकिन सर जो भी अभी टीवी चैनल्स पे जितने भी शो चल रहे हैं इनमें उन्हीं लोगों को क्यों बुलाया जाता है कि जो लोग ऐसे यानी जैसे मसलन हुसैन हक्कानी है, ठीक है, वो खुद एक बंदा यानी करप्ट बंदा है या उसका बैकग्राउंड एक अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों बुला के उन्हीं से फिर इस चीज पे कमेंट्स लिए जाते हैं? सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट वैलिड है जी। और हम समझते हैं कि हुसैन हक्कानी वाला के दोस्त है, उसका भाई मेरा बैचमेट है मोहसिन हक्कानी, लेकिन उसके बावजूद भी हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की बुनियादी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ उसके ऊपर बाकायदा एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। लेकिन सर इसका जवाब ये भी तो है ना कि अगर एक तरफ हुसैन हक्कानी जैसे लोग आ रहे हैं तो दूसरी जानिब औरिया मकबूल जान जैसे पैट्रियट भी हमें एटलीस्ट इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। आपकी मेहरबानी। एक और कॉलर ले लूं सर? अल्लाह ताला मुझे पैट्रियट रखे। जी जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ जी? अच्छा जी जी। और ये सब हाँ, तो मैं बस कह रहा था कि एक दोनों तरफ का आइडियाज होता है, लेकिन हुसैन हक्कानी अगर आ जाए और लेकिन मुकाबले में कोई बंदा ऐसा बैठा हो, लेकिन अभी हुसैन हक्कानी यहीं से हमारे टीवी से गया है ना, ठीक है, उसके बाद हम आ गए हैं ना, हम हुसैन हक्कानी को हम देख लेंगे, ऐसा का मसला है। और पहली बात यह कि वो शख्स जो कि अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहा हो, टुकड़ों पे पल रहा है ना, जिस मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी वो अमेरिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, उनके टुकड़ों पे पल रहा हो जी, तो उससे क्या कहा है? उसका क्या कह रहे थे? बिल्कुल, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको अगर आवाज आ रही है तो जनाब अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वजह से दूसरों की कॉल भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो काइंडली अगर आप कॉल मिलाते हैं तो बात कर लिया करें। और ये सब फाइनल कमेंट्स रिगार्डिंग दिस ब्लास्ट। इतना बड़ा सान्या हो गया है, और वो गालिब का जो शेर है ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आसान हो गई। कभी कभी मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ ना जी, तो मैं फिर भी समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम हलब में पैदा नहीं हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मूसल में पैदा नहीं हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बगदाद में पैदा नहीं हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लीबिया में पैदा नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान होते हुए गुजरात में पैदा नहीं हुए, भारत के गुजरात में जी, कि हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता, हमारे घरों में इंसानों को जिंदा जला दिया जाता जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हम किसी ऐसी जगह पे, किसी बनारस में, किसी दिल्ली में ऐसी जगह पैदा नहीं हुए कि जहाँ रथ गुजरती हो और अचानक पता चले कि ये मुसलमानों का मोहल्ला आया है और कोई के वहाँ से पत्थर आए और पत्थर पूरे का पूरा मोहल्ला जो है उसको आग लगा दी जाए। अल्लाह, यकीनन हम पे मसाइब हैं जी, यकीनन हमारे हालात ख़राब हैं, लेकिन हम उन 20 करोड़ मुसलमानों से 1000 दर्जा बेहतर है जी जो भारत में रहते हैं। हम उन कश्मीरियों से 1000 दर्जा बेहतर है कि जिनकी जिंदगी सूली पे लटकी हुई है। हम उन लोगों से 1000 दर्जा बेहतर है कि जो अपने तंगो तारीख घरों को छोड़ के, दिल्ली के वॉल्ड सिटी को छोड़ के मेन स्ट्रीम वाले इलाकों के अंदर आबाद नहीं हो सकते, इसलिए कि वो हिंदू का मोहल्ला है और उनकी इज्जतें जान और माल महफूज नहीं है। हमारा हम पे मुश्किलात हैं, अल्लाह उसको दूर करेगा, लेकिन इस पाकिस्तान में जिस तरह हम इज्जत और वक़ार से जिंदा हैं और हम जिस तरह बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।